नमस्कार दोस्तों। जो आज की ये जो वीडियो है मैं एक्सक्लूसिवली एक अवेयरनेस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों के पेरेंट्स के रेगुलर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। डेली लगभग 50 से 60 मैसेज आ रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या हमें फ़ॉरेन की ओर प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो बच्चों के बहुत मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि क्या जिन बच्चों के वीज़ा आ चुके हैं वो कब प्रोसीड करें किसी भी कंट्रीज़ के। उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवा दिए हुए हैं, जीआईसी खुलवा दिए हैं, फीसें ट्रांसफ़र कर दी हुई हैं, तो उनको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए। उन बच्चों के लिए कनाडा के बायोमेट्रिक ही बचे हुए थे, बाकी सारा कुछ काम हो गया था। उन बच्चों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या उन बच्चों के जिनके एडमिशन्स आ चुके हैं क्या उनको इन सिचुएशन में यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ट्रांसफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उन कंसल्टेंटों के लिए जो बार बार अपनी वीडियोस में पिछले मैं 5 7 10 दिन से देख रहा हूँ कि वीडियो बना रहे हैं, मई का इंटेक खुल गया हुआ है, जून का इंटेक हमारे पास अवेलेबल है, और यूके का कुछ ऐसा बता रहे हैं कि वीज़ा जो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वीज़ा लगने के बाद मिलेगी, और कुछ ऐसी एक दो कंट्रीज़ के नाम बता रहे हैं कि वहाँ पर कोरोना का इम्पैक्ट कम है, तो बच्चे उस वे की ओर अपने आप को कन्वर्ट करें। तो बड़ा मतलब लगता है, सरप्राइज़ होता है कि क्या उनका ये कॉन्शियस अलाउ करता है इस चीज़ों को बनाने का। लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग अभी तक सुधरे नहीं हैं कि इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर वॉच करें। तो उसके बाद अपना डिसीजन ज़रूर लें, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारा अपना 14 15 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। फर्स्टली मैं ये बता दूं कि हमारा कॉन्शियस कभी भी अलाउ नहीं करता, स्पेशली क्रॉन इमिग्रेशन का, कि हम गलत तरीके से किसी भी क्लाइंट से पैसे लें, और हर एक सिस्टम को, हर एक फैक्ट को बताकर बच्चे को और पेरेंट्स को बताने के बाद बच्चे को वहाँ पर भेजते हैं। किसी भी कंट्री में आज की सिचुएशन भी बताकर भेजेंगे अगर उन्होंने जाना होगा, लेकिन हम तब तक नहीं काम करेंगे जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, जब तक हमें इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप फुल फ्लेज ऑफिस में आकर काम करें। हम ये नहीं कहेंगे हम घर से काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, हम घर से काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, नो। हम तभी काम स्टार्ट करेंगे जब इंडियन गवर्नमेंट कहेगी। इंडियन गवर्नमेंट बार बार क्या कह रही है, श्री नरेंद्र मोदी जी, इंडियन गवर्नमेंट बार बार, जान है तो जहान है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सेकेंडरी रखा हुआ है, इसी तरीके से क्राउन इमिग्रेशन ने अपने बिजनेस को सेकेंडरी रखा हुआ है, और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जितनी हो रही है हम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, कोई योगा की भी वीडियो डालते रहते हैं कि लोग अपने जितनी भी जो टेंशन है इनसे बाहर निकलें, और जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं इससे हम जितनी जल्दी हो सके बाहर निकले और अपने अपने धंधों पर काम पर लगे। चलो, भगवान की जो मर्जी है वही चलेगा। अभी जो लॉकडाउन भी एक्सटेंड 3 मई तक हो चुका है, अभी 3 मई तक तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, सब क्लोज पड़े हुए हैं, चाहे वो एम्बेसीज लेकर चलें, कोई भी चीज़ लेकर चलें। लेकिन फ़ॉरेन की 95% वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दे आर वर्किंग, एडमिशन लेटर आ रहे हैं। इटली की कितनी बुरी सिचुएशन है, स्पेन की कितनी बुरी सिचुएशन है, बट स्टिल दे आर इशूइंग द, वो अपने एडमिशन लेटर इशू कर रहे हैं। कुछ बच्चों के आए हैं लेकिन हमने आगे नहीं, क्योंकि हम चेक जरूर करते हैं मेल बच्चों की, आए हुए हैं उनके एडमिशन लेटर, बच्चे दे आर स्टिल डेस्परेट, वो मैसेज भेज रहे हैं हमने इटली जाना है, स्पेन जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, दे आर स्टिल डेस्परेट है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या इस सिचुएशन में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो कनाडा के जिनके वीज़ाज आ चुके हैं, कुछ उन्होंने अपनी चेंजेस की हुई हैं, उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जिन बच्चों के 18 मार्च तक, बिफोर 18 मार्च या टिल 18 मार्च तक जिनके वीज़ाज आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, दे कैन ट्रैवल, वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन है, एयरलाइंस तो चल नहीं रही, एयरलाइन नहीं चल रही है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए भी स्टिल जो आगे इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको देखिए, जब आपकी एयरलाइन ओपन होगी तभी हम ट्रैवल कर पाएंगे। एक तो वो उनके लिए है। उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनको 18 मार्च के बाद वीज़ाज आए हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनको भी स्टिल जो नई फर्दर इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जब सिचुएशन नॉर्मल होती हैं तो उसके बाद उसको ट्रैवल करना चाहिए, बट दे आर गिविंग द एंट्री। कैनेडियन गवर्नमेंट वहाँ पर एंट्री दे रही है स्टूडेंट्स को जिनके 18 मार्च तक वीज़ाज आए हुए हैं, लेकिन 18 मार्च के बाद के जिनके वीज़ाज आए हैं उनको वहाँ पर अभी तक एंट्री में प्रॉब्लम्स है, एंट्रीज नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए वो नई नोटिफिकेशंस डालेंगे। एक तो ये एक मेजर चेंजेस है। उसके बाद उन्होंने क्वारंटाइन के ऊपर एक चीज़ कंपलसरी की है कि कोई भी उनकी कंट्रीज़ में अभी नेक्स्ट कोई भी पर्सन उनकी कंट्री में इंटर होता है तो उनके लिए उन्होंने 14 डेज़ क्वारंटाइन, जिसको हम आइसोलेटेड कहते हैं,
उसको 14 डेज आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। दूसरी ये मेजर चेंजेस है। और थर्ड मेजर चेंजेस क्या है कि आने वाले जो टाइम में उन्होंने जो कोविड-19 का जो मेडिकल अब वो भी कंपलसरी कर दिया है। जो अभी आप मेडिकल करवा कर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोविड-19 का भी मेडिकल कंपलसरी है, वो भी ऐड होगा। एक ये चेंजेस किया है। और कुछ वहाँ के कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन का भी, उसका भी एक धंधा है, स्कैम है, उसके बारे में बताऊंगा, सुन लीजिए वो भी सब। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते कनाडा के, लेकिन फिर भी हम हर एक फैक्ट को बता के स्टूडेंट्स को भेजते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई है उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे मई इनटेक में, उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, जो बच्चे मई इनटेक में जिनके वीज़ा इशू हो चुके हैं, चाहे 18 अप्रैल को इशू होगा, वो नहीं ट्रैवल कर पाए, या 18 अप्रैल के बाद इशू हुए हैं वीज़ा, जिनके इशू हो चुके हैं, अगर उनके कॉलेज अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर इंटर्नशिप नहीं इंक्लूड है, 50% अगर उनका सिलेबस कवर कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उनको वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट के अंदर कंसिडर करेंगे जब उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। मतलब ये है कि आप इंडिया की लैंड के ऊपर बैठकर भी अगर आप वहाँ पर नहीं भी हैं तो आपकी वो जो पोस्ट स्टडी टाइम है, 1 साल का या 2 साल का है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, वो काउंट होगा, आपकी स्टडी का टाइम वो काउंट होगा। बट इसके अंदर भी क्लैरिफिकेशन है, क्या ये टाइम पीआर के लिए भी काउंटेबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि आप इंडिया की धरती पर बैठ के कनाडा का बेनिफिट ले सकते हैं फॉर पोस्ट स्टडी परमिट के लिए। कि मतलब अगर आपने 6 मंथ यहाँ पर कर लिए हैं एक सेमेस्टर, तो अगले वाला जो 1 सेमेस्टर है या 1 साल की स्टडी है वहाँ पर जाके करते हो तो आपका 1 साल का ही टाइम काउंट होगा। 6 मंथ यहाँ पर करते, 6 मंथ वहाँ जाकर करते तो 1 साल का ही टाइम काउंट होगा। क्या ये जो 6 मंथ का टाइम है जो आपने इंडिया में लगाया, क्या वो पीआर के लिए भी काउंटेबल है या नहीं है, इसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन ने उनको मेल जरूर लिखी है कि इसके लिए भी हमें क्लैरिफाई कर दें। तो वो बच्चे जिनमें मैं फिर बताता हूँ इंटर्नशिप नहीं है, जो थ्योरेटिकल है वो कवर करेंगे बच्चे। इसका भी जो उन बच्चों के लिए जिनके वीज़ाज आ चुके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जिनके वीज़ाज आ चुके हैं, जिनकी वहाँ की जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उनको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर सकती है। अभी कुछ एजेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी स्पेशली मैं बता रहा हूँ क्या है। कुछ एजेंट्स क्या कर रहे हैं कि अभी बिजनेस तो पैसा कमाना है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए क्या है कि बच्चों को बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपनी फीसें ट्रांसफ़र करो। यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई है, तो आप अपनी अपने यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस यहीं पे इंडिया में बैठ के स्टार्ट करो। इसमें भी एक लकूना है, समझ जाइए आप। क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, वीज़ा कॉलेज के हाथ में नहीं है, वो इमिग्रेशन के हाथ में है। मैंने इसमें फिर स्पेसिफिकली बता दिया है, जिनके वीज़ाज आ चुके हैं दे कैन बेनिफिट ले सकते हैं इसका, लेकिन जिनके वीज़ाज नहीं आए हैं उनका फुल रिस्क है इसके अंदर, 100% इसके अंदर रिस्क है। रिस्क क्या है कि उन्होंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, वीज़ा तो भी डालना है, उसके बाद भी अगर उन्होंने वीज़ा ना दिया तो देन क्या आपका कॉलेज या आपका कंसल्टेंट आपकी फ़ीस वो रिफ़ंड करेगा, पूरी की फुल फीस। और उसमें मैं बता देता हूँ, कॉलेज कभी भी रिफ़ंड नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैंने तो बच्चों को स्टडी करवा दी है। लेकिन आज की डेट में जो इंडियन स्टूडेंट है 95% वहाँ पर क्या करने, स्टडी वर्क एंड सेटल के लिए जाते हैं, किसी की कोई इंटेंशन पढ़ने की नहीं है। तो वो कह रहे कि हमने पढ़ा दिया, हम नहीं पैसा रिफंड करेंगे। तो इस चीज़ों में भी आपके पैसे आज की डेट में स्टक हो सकते हैं, उन बच्चों के लिए वार्निंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, जो स्टडी आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी आपको, स्पेशली फॉर कनाडा की, किसी भी कंट्री की ऑनलाइन स्टडी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी फीस जो फिजिकल क्लासेस है उसके बराबर की नहीं होती। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अपने कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस करें कि आपने ये स्टडी है 1 सेमेस्टर ऑनलाइन लिया है, अगर आपकी 1 सेमेस्टर की जो फीस है 10,000 कनेडियन डॉलर है, या 5,000 कनेडियन डॉलर है, या 7,000 कनेडियन डॉलर है, तो अगर आपने ऑनलाइन ली है तो उसकी फ़ीस एटलीस्ट 50% होनी चाहिए या 50% से कम होनी चाहिए। ये भी आपने अपना बेनिफिट लेना है स्टूडेंट्स ने। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि रिसेशन है, हर एक बंदे को पैसा चाहिए। उनकी तो इकॉनमी उसके ऊपर डिपेंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ले लो, चाहे आप कनाडा की ले लो, चाहे न्यूजीलैंड की ले लो।
तो उन्होंने अभी आने वाले टाइम में क्या होना है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। कल आपको वीज़ाज ना मिले इन कंट्रीज़ के, वो पैसा रिफंड नहीं करेंगे। और जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ बच्चों की ऐसी भी क्वेरीज आई जो हमें एक्सपीरियंस है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। कि मैं यहाँ से ट्रैवल कर गया कनाडा के लिए, कनाडा वीज़ा आया हो, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को एग्जम्प्ट किया है, कुछ स्पेशल कैटेगरीज एग्जाम्स की। क्या आज स्टूडेंट आप ट्रैवल कर गए वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद अगर उनको आपके अंदर सिम्टम्स लगते हैं कोरोना से रिलेटेड, कोविड रिलेटेड, कोई टेम्परेचर, बट वो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या उस डेपोटेशन में आइदर ड्यू टू कोविड के कारण या किसी और रीज़न पे आपको वहाँ से कैनेडियन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन या किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन डिपोर्ट करती है, उस सिचुएशन में बच्चे को क्या रिफंड मिलेगा, ये भी अपने कंसल्टेंट से आपने ज़रूर पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताएगा, हर एक बंदा लकुना रख रहा है। आज की डेट में मेरे पास 95 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, 95% यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, चाहे वो यूरोपियन है प्राइवेट स्पेशली, चाहे वो यूएसए के हैं, चाहे कनाडा के, ऑस्ट्रेलियन, किसी के भी है, वो बार बार लिख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई है, तो हमारी फ़ीस जो है वो इतनी कर दी हुई है, इसकी ऑनलाइन की कम कर दिया और आपको मैक्सिमम कमीशन मिलेगा। हमें मैक्सिमम कमीशन का ऑफर देते हैं कि अगर आप 5,000 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम आपको 50% तक का कमीशन देंगे, अप टू 50%, 50% तक का। तो उसके लिए वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। हमारे बच्चे पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं है ऑनलाइन, दे वांट टू एंटर देयर, मतलब वो फिजिकली वहाँ जाकर पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं। तो हम उनको अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे बच्चे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो आपको कंसल्टेंट नहीं बताएंगे, उनको मालूम है चलने दो यार, देखेंगे क्या होना है। तो इस चीज़ों का आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना है। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ, अगर अवॉइड हो सकता है तो अपना अवॉइड करें। इवन अगस्त का भी इनटेक कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं होती। मई के बाद देखिए क्या सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन है। 3 मई के बाद भी सिचुएशन देखिए क्या है। नहीं तो जो आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ड अर्निंग है, आपके पेरेंट्स ओनली वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं बच्चे के ऊपर अपनी एजुकेशन के लिए, कि हम बच्चे की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि एक टाइम तो पूरी लाइफ में एक बार ही इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर 15 से 20 लाख रुपया। अगर ये 15 से 20 लाख रुपया ड्यू टू कोविड के कारण चले जाते हैं इस सिचुएशन में, इस टाइम में, चाहे वो आप मई जून वाले में जा रहे हैं, चाहे सितंबर वाले में, सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, सिचुएशन यूएसए में बहुत माड़ी चल रही है, कनाडा में भी काफ़ी इफेक्ट है, मतलब दे आर कंट्रोलिंग, हर एक कंट्री कंट्रोलिंग कर रही है। तो लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन तो आई नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, इसके प्रॉपर न्यूज़ नहीं आते, तब तक तो मैं कह रहा हूँ कि अवॉइड करें आप जाना। अगर आपने जाना ही है तो आप उन कंट्रीज़ में जाने को प्रेफर करें जहाँ पर आपको जो ट्यूशन फीसेस है वीज़ा के बाद वहाँ जाकर देनी पड़ती है, जहाँ पर ट्यूशन फीसेस नहीं है, वहाँ पर रिस्क लीजिए आप, वहाँ पर मैं कहूँगा आप जाएँ। लेकिन चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन बहुत माड़ी है, वो मुझे सितंबर का भी इनटेक नहीं ले पाएंगे, उनकी इकॉनमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अभी हर एक कंट्रीज़ को बच्चे चाहिए, जैसे एजेंटों को बच्चे चाहिए पैसे कमाने, ऐसे हर एक कंट्रीज़ को बच्चे चाहिए, आने दो आने दो। सिचुएशन बहुत माड़ी है, आपकी हार्ड अर्निंग है। इस सिचुएशन में जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जहाँ पर आपको फ़ीस आफ्टर वीज़ा भेजनी पड़ रही है, जहाँ आप खुद बाइक कैरी करके ले जा रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके की कुछ बंदे न्यूजीलैंड में चले जाओ, न्यूजीलैंड की सिचुएशन अच्छी है। न्यूजीलैंड में करने क्या जाना है, मैं बार बार बहुत सारी वीडियो है न्यूजीलैंड की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सेटलमेंट पॉलिसीज़ है नहीं है, लेकिन वो प्रमोट कर रहे हैं स्टडी वर्क एंड सेटल। बट वहाँ पर आज तक तो मैंने देखा है कि वहाँ पर निग्लिजिबल सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं ड्यू टू लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस देयर। मतलब वहाँ पे IELTS नहीं बच्चों के आते, वो अपनी एक्सपीरियंस नहीं पूरा कर पाते, मतलब जो उनके ऑक्यूपेशन इन शॉर्ट लिस्ट है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पर भी जाना है तो वहाँ पर भी आपको वो 14 डेज़ क्वारंटाइन करेंगे, तो वहाँ पर भी जाके फंस जाएंगे। यहाँ तो फिर पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, सारा खाना पीना घर में मिल रहा है, तो वहाँ पर अकेले होंगे, घर वालों को भी टेंशन है, पैसे भेजो, ये करो वो करो, आप भी जाके स्टक हो गए। जब आपने अगर इस को अवॉइड करते हैं तो इस टाइम इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम आप कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर दें। कनाडा ही जाना है तो फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दें,
ताकि आपको फ्रेंच का बेनिफिट है, चाहे वहाँ की पीआर के लिए, और सेकेंडरी लैंग्वेज भी उनकी फ्रेंच है, बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अगर किसी और भी कंट्रीज़ में जाना है तो आप अपनी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें, गूगल बाबा है, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मटेरियल तो बहुत है। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि मैं प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लेना है जहाँ पर भी आपने जाना है। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी टाइप की, आपका वीज़ा भी आ चुका है, क्या करना चाहिए, और फीसें प्लीज़ ट्रांसफ़र ना करें, मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, फीसें ट्रांसफ़र ना करें, फंस जाएंगी। क्योंकि जब सिचुएशन बैड होती है आज की डेट में, जो बंदा बहुत इकोनॉमी पिटी पड़ी है हर एक कंट्रीज़ की, तो जब उसके बाद पैसा आ जाता है, खर्चा जाता है ना, उनके खर्चे हैं उनके पास, वो फीस भी रिफंड नहीं कर पाएंगे। जो मेरा अपना जो कॉन्शियस है वो बता रहा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि इस टाइप की सिचुएशंस आएंगी। लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो पैसे भेज रहे हैं, यूरोपियन, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में या और भी कंट्रीज़ में, वहाँ पर पैसा फंसने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने हाथी पाले हुए हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, और सैलरियाँ देनी हैं, रेंट देने हैं। तो जब वो फीस चले जाएगी तो वो खर्ची जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी, तो फिर आप रोएंगे कि अभी क्या करें। तो अपनी फ़ीस आपकी हार्ड अर्निंग है, कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू किसी भी कंट्रीज़ की, तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल फेयर, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपको इस सिचुएशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।